हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द मंजिल क्लासेस। हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज लेके, और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आपके इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इलैबोरेटिवली, एक्सटेंसिवली कवर करने जा रहे हैं। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज ना सिर्फ आपके यूपीएससी, केएस, इवन आपके जेकेएसएसबी एग्जामिनेशंस और कई और जो आपके नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन में जहां पे पॉलिटी आपके सिलेबस का पार्ट है, उन सब चीजों में आपकी मदद कर सकती है। तो गाइस आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम अपने बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो देखिए गाइस, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है लॉ, ये कानून है। लॉ का मतलब कानून, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो ये लॉ कौन सा है, किसका पार्ट है ये लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन खुद एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लॉ है, उसका पार्ट है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है? जो आप सोच रहे हैं कि किसी एक जगह पे कोई लॉ अगर प्रेवलेंट है, अगर अप्लाइड है, उसको लॉ ऑफ द लैंड बोलेंगे। यस, बट क्या सिर्फ ये एक ही लॉ होगा? नो। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है? एक जगह पे जितने भी लॉज बनाए जाएंगे, सम ऑफ ऑल द लॉज, मल्टीपल लेवल ऑफ लॉज बनाए जाएंगे। जैसे आपको मैं बोलता हूं, आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हैं, गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, आपकी गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन डायरेक्शन देती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट कुछ डायरेक्शन दे रही है, आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ लॉज बना रहे हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ये सारी चीजें आपका लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट है। अब देखिए गाइस, लॉ ऑफ द लैंड का मतलब क्या है? इट इज सम ऑफ ऑल द लॉज। एक जगह पे, सपोज इंडिया इज द लैंड, एक जगह पे मल्टीपल लेवल्स ऑफ लॉज होंगे, मल्टीपल तरह के लॉज होंगे। जब उन सब लॉज को इकट्ठा करके हम देश को एडमिनिस्टर करेंगे, देश को चलाएंगे, उस पूरे लॉज को हम कहेंगे दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। जब एक जगह पे मल्टीपल लेवल ऑफ लॉज होंगे, मल्टीपल तरह के लॉज होंगे, उन सब लॉज का इस्तेमाल हम देश को चलाने के लिए, देश में लॉ एंड ऑर्डर, पीस, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, देश को एक अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको ऑपरेट करने के लिए जब उन लॉज का इस्तेमाल करेंगे, उन सारे लॉज के सम को हम कहेंगे दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इस लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लॉ इन द लॉ ऑफ द लैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, संविधान का मतलब कानून। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक कानून है, बट वो कैसा कानून है? ये सुप्रीम कानून है, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे फंडामेंटल कानून जो लॉ है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। मींस हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई भी चीज नहीं है। कोई भी लॉ हो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा नहीं हो सकते। अगर कोई और लॉ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है, वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होने चाहिए। मींस अगर कोई और लॉज है, इफ अदर लॉज आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, और वो अप्लाइड है हमारी कंट्री में, उन सारे लॉज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होना चाहिए। मींस इन सारे लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है इनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर कोई लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, दैट मींस वो लॉ इनवैलिड है, उस लॉ की एप्लीकेबिलिटी हमारी कंट्री में, उस लॉ को हम अपनी कंट्री में अप्लाई नहीं करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री का सबसे पहला और सुप्रीम एंड द फंडामेंटल लॉ है, और जितने भी बाकी लॉज होंगे दे ऑल बी इंफीरियर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई थिंक ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर होगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, यही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कंट्री में क्रिएट किए। मींस इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, देखिए हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमारी कंट्री के जो लीडर्स थे, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या थी? ये एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन थी, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल था, जिसको एक काम दिया गया कि आपका सिर्फ एक ही काम है, हमारी कंट्री के लिए वो सुप्रीम लॉ को फ्रेम करना है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टाइम लिया, 2 साल से ज्यादा का टाइम लिया, और इन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत एक्सटेंसिव और एलैबोरेट सिस्टम ऑफ लॉ डेवलप किया।
और हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ दैट इज ऑन 26 नवंबर 1949 और इसको अप्लाई किया गया पूरी कंट्री में। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, बट उसी समय इसके कुछ प्रोविजंस को तो अप्लाई कर दिया गया पूरी कंट्री में, बट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोविजंस को अप्लाई किया गया ऑन 26 जनवरी 1950। दैट इज वाई हम कहते हैं कि हम 26 जनवरी को रिपब्लिक बने, अपनी कंट्री हमारी रिपब्लिक डिक्लेयर हुई। मींस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे कहलाया जाता है, हमारे रिपब्लिक डे को। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारी कंट्री में और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी कंट्री में 3 ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप की। देश को चलाना था, देश को चलाने के लिए सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। और 3 ऑर्गन्स कौन से हैं? वो ऑर्गन्स हैं दैट इज योर लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट, वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जिसका मेन काम क्या होगा? दैट इज लॉ मेकिंग, जिसका मेन काम होगा कानून को बनाना। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको लेजिस्लेचर की बात करूं, नेशनल लेवल पे लेजिस्लेचर कौन है? आपकी पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे आपकी लेजिस्लेचर कौन है? आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला ऑर्गन बनाया दैट इज योर लेजिस्लेचर, जिसका काम था कानून बनाना, मींस लॉ मेकिंग का काम था आपके लेजिस्लेचर का। देन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कानून तो बन गया, कानून बन के तैयार हो गया, अब उस कानून को पूरे देश में अप्लाई करना है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है पूरे कंट्री में। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई और वो ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव का मतलब है आपकी गवर्नमेंट, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी वो लोकल गवर्नमेंट हो। इनका काम क्या है? पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उन लॉस को अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना पूरी कंट्री में। कानून बनाना सारा काम खत्म नहीं हुआ, अब कानून को अप्लाई करना है, तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव बने, दूसरा ऑर्गन। अब ये जो कानून बनाया जा रहा है, कानून बेसिकली देखिए ये कानून लोगों के राइट्स को भी छीन सकता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट कर सकता है। तो हमें तो नहीं चाहिए ना क्योंकि ऐसा इलीगल कानून बना दिया जाए बाय पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव उनको, गवर्नमेंट उसको अप्लाई कर दे। हम तो नहीं चाहते ऐसा हो। तो इस चीज पे कंट्रोल रखने के लिए, इस चीज पे नजर रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट इज जुडिशरी। और जुडिशरी का काम क्या है? दैट इज एडजुडिकेशन ऑफ लॉ। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है? सारे लॉस को रिव्यू करना, चेक करना कि क्या ये कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। और अगर जुडिशरी को दिखता है कि कोई कानून प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को फॉलो करके नहीं बनाया गया और अगर उनके एप्लीकेशन के बाद वो लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, तो हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि वो उन कानून को इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं। इलीगल का मतलब क्या है? कि उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसकी जो एनफोर्समेंट है हमारी कंट्री में, उसकी जो एग्जीक्यूशन है, उसको इलीगल, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं कि मींस ये कानून हमारी कंट्री में अप्लाई नहीं हो सकता, अगर अप्लाई हो चुका है उसको उसी समय रद्द कर दिया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का सुप्रीम लॉ है। इसने 3 ऑर्गन्स बनाए और वो ऑर्गन्स कौन से हैं? लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव जो लॉ एग्जीक्यूट करती है, अप्लाई करती है, इंप्लीमेंट करती है, और तीसरी उन लॉस को चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई दैट इज योर जुडिशरी। तो अगर हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं ये तीनों, कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, और अगर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती तो हमारी कंट्री के अंदर सिर्फ केओस होता। केओस का मतलब क्या है? लॉलेसनेस। और लॉलेसनेस को मैं बोल सकता हूं इट इज द माइट इज राइट, मतलब जिसके पास पावर होती वही सुप्रीम होता हमारी कंट्री में, अपनी मर्जी करता, वो किसी का खून करने का मन करता वो कर देता, और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जो उसको रोक सकती। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री के लिए ये वो फाउंडेशन है
जिसके ऊपर आज ये हमारी कंट्री जैसे आपको दिख रही है, एक काइंड ऑफ बिल्डिंग है, वो खड़ी है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता हमारी कंट्री में, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। अगर तीनों ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो हमारी कंट्री में क्योस होता। और क्योस को मैं एक और वर्ड बोल सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं, एक तरह का जंगल राज। जंगल राज, जंगल राज जैसे आपको पता है ना, गुंडागर्दी, मनमर्जी चल रही है, वैसा हमारी कंट्री में आज सिनेरियो होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में सबसे सुप्रीम और सबसे फंडामेंटल लॉ है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लॉ ऑफ द लैंड का सबसे पहला पार्ट क्या है? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू एवरीवन। चलिए, तो नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारी कंट्री में और भी लॉज बनाए जाते हैं, उन लॉज को कहा जाता है, दैट इज, फर्स्ट आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट है आपका स्टैट्यूटोरी लॉज। स्टैट्यूटोरी लॉज, अब स्टैट्यूटोरी लॉज का मतलब क्या है? स्टैट्यूटोरी लॉज, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया गया, ठीक है, वो बनके तैयार हो गया। अब उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक प्रोविजन रखा कि जो हमने एग्जीक्यूटिव्स बनाए हैं, जो हमने लेजिस्लेचर बनाई है, लेजिस्लेचर के पास एक पावर होनी चाहिए कि वो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ, समय की जरूरत के हिसाब से वो और कानून बना सके। तो जो आपकी पार्लियामेंट है, जो आपकी लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि ये कुछ लॉज बना सकते हैं। तो जो लॉज हमारे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाती हैं, उन लॉज को हम कहते हैं स्टैट्यूटोरी लॉज। क्या स्टैट्यूटोरी लॉज, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, सर स्टैट्यूटोरी लॉज सिर्फ यही होते हैं जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी? नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 123 एंड आर्टिकल नंबर 213, इसके अंदर हमारे प्रेसिडेंट और हमारे गवर्नर के पास एक पावर दी गई है कि वो सिचुएशन के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से वो एक ऑर्डिनरी लॉ को पास कर सकता है, टेम्परेरी लॉ को पास कर सकता है। टेम्परेरी लॉ, उस टेम्परेरी लॉ को कहा जाता है दैट इज योर ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है जो हमारे प्रेसिडेंट, असेंबली नहीं, पार्लियामेंट नहीं, हमारे प्रेसिडेंट या हमारे गवर्नर, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल, उनको पावर दी गई है अंडर आर्टिकल 123 और हमारे गवर्नर को दिया अंडर आर्टिकल 213। इसके अंदर वो लॉ बना सकते हैं, टेम्परेरी लॉ, जो उस स्पेसिफिक सिचुएशन, उस स्पेसिफिक इमरजेंसी को टैकल करने के लिए जरूरी होगा। अगर आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा स्टैट्यूटोरी लॉज क्या होते हैं। स्टैट्यूटोरी लॉज में आपको एक और चीज देखनी है, ये जो स्टैट्यूटोरी लॉज बनाए जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम लॉ है, सबसे फंडामेंटल है। तो जो ये स्टैट्यूटोरी लॉज होंगे, दे हैव टू कंफर्म, मींस हमारे जो स्टैट्यूटोरी लॉज होंगे उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से ही काम करना है। अदरवाइज अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, तो वो जो स्टैट्यूटोरी लॉज हैं, दे विल बी इलीगल एंड देयर एप्लीकेशन विल बी नल एंड वॉइड, उनको हम अप्लाई नहीं करवा सकेंगे। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू एवरीवन। तीसरे तरह के जो लॉज हमारी कंट्री को चलाने के लिए अप्लाई किए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम, बेसिकली वो लॉज नहीं है। देखिए, हमारी कंट्री को चलाना है, हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखना है, हमारी कंट्री को उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन रखनी है, तो सिर्फ यही दो चीजें थोड़ी ना होगी जो हमारी कंट्री को चलाएंगी। इवन हमारा जो जुडिशरी है, जो हमारी जुडिशियल डिसीजंस होंगे, जुडिशियल डिसीजंस भी हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं। जुडिशियल डिसीजन का मतलब क्या है? वो डिसीजंस जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी हाई कोर्ट लेती है डिसीजंस, ताकि हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को इंटैक्ट रखा जाए, हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन रखा जाए। तो वो डिसीजंस जिसका, जो हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में हेल्प करती है, एंड वो डिसीजन कौन लेता है? हमारी जुडिशरी। उन डिसीजन को कहा जाता है जुडिशियल डिसीजंस। और ये जुडिशियल डिसीजंस भी हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं।
और इन जुडिशियल डिसीजंस को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए। मीन ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी मर्जी करेगी तो वो कोई भी डिसीजन दे देगी, नहीं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पढ़ना है, बिकॉज जुडिशरी इज द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को मेंटेन रखना है, प्रोटेक्ट करना है, और जो भी उनके डिसीजंस होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होंगे। अगर जुडिशरी का कोई डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो वो डिसीजन भी वैलिड नहीं होगा हमारी कंट्री में। तो मींस ऑल द जुडिशियल डिसीजंस मेड बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दे हैव टू कंफर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूं, अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है जो इलेक्टोरल बॉन्ड है। देखिए इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स मींस आप डोनेशन दे सकते हैं हमारी गवर्नमेंट्स को या किसी भी पार्टी को, और आपकी एनोनिमिटी, आपकी प्रिवेसी, आपकी सीक्रेसी को मेंटेन रखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये एक तरह की करप्शन है, ब्राइब है, आप पैसे दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी से आप कुछ भी काम करवा सकते हो। तो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इलीगल डिक्लेयर किया, और यस अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हमारी कंट्री में अप्लाई नहीं किया जा पाएगा। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट तरह के आते हैं आपके एग्जीक्यूटिव रूल्स। फोर्थ तरह के जो आपके प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका इस्तेमाल किया जाता है, फोर्थ टाइप ऑफ रेगुलेशन रूल्स जिनका इस्तेमाल देश को चलाने के लिए किया जाता है, उनको कहते हैं एग्जीक्यूटिव रूल्स। एग्जीक्यूटिव रूल्स, अब एग्जीक्यूटिव रूल्स क्या है? देखिए एग्जीक्यूटिव सेकंड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड ऑर्गन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका काम क्या है? लॉ को अप्लाई करना। अब सरकार का काम सिर्फ लॉ को अप्लाई करना नहीं है, वो कुछ देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस भी टाइम टू टाइम लोगों के सामने पेश करते हैं, प्रोमलगेट करते हैं, कुछ प्रोविजंस रखते हैं सामने। तो वो जो रूल्स, रेगुलेशंस और जो डायरेक्शन हमारी एग्जीक्यूटिव्स टाइम टू टाइम अनाउंस करते हैं, उन रूल्स, रेगुलेशंस और डायरेक्शंस को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव रूल्स। दे आर नॉट लॉ, क्योंकि ये लॉ नहीं है, इन्हें हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने नहीं बनाया, ये सब सरकार ने रूल्स पेश किए हैं। तो ये जो एग्जीक्यूटिव रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इनकी पावर लॉ की तरह नहीं है, लॉ से कम होती है, बट यस दे कैन बी अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री और थ्रू आउट द स्टेट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द कंट्री और द स्टेट। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ आता है आपका, दैट इज फिफ्थ टाइप का जो आपका लॉ ऑफ द लैंड का पार्ट है, दैट इज बाय लॉज। बाय लॉज का मतलब क्या है? देखिए हमारी कंट्री में तीन तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बाय लॉज क्या है? ये वो लॉज है जो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज लॉज बनाती हैं, रूल्स बनाती हैं, उन लॉज को कहा जाता है दैट इज योर बाय लॉज। मतलब आपकी पंचायत, आपकी म्यूनिसिपैलिटी वो जो लॉज बनाती हैं फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर लोकल एरियाज। देखिए लोकल एरिया हमारी पूरे नेशन का पार्ट है, अगर लोकल एरिया को हम इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करेंगे दैट मींस वो ढंग से, वो हमारा देश ढंग से काम करेगा। तो जो हमारी लोकल अथॉरिटी जो लॉज बनाती है फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री और लोकल एरियाज, उनको बोलते हैं बाय लॉज। ये स्टैट्यूटरी लॉज की तरह पावरफुल नहीं होते हैं, ये सिर्फ उस लोकल एरिया में अप्लाई होंगे। एंड इवन इन लॉज को उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नया लॉ बना के बाईपास कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मतलब पंचायत या म्युनिसिपैलिटी ने कोई रूल बनाया, लॉ बनाया, वो किसी स्टेट का पार्ट है, उसी स्टेट की असेंबली ने कोई और रूल बना दिया उसी के हिसाब से, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल ज्यादा मायने रखेगा, ज्यादा उसकी एप्लीकेशन होगी, और जो बाय लॉज है इनकी एप्लीकेशन को उस समय रोक दिया जाएगा। मींस इनकी पावर, बाय लॉज की पावर इज लेस एज कंपेयर टू स्टैट्यूटरी लॉज। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। लॉ ऑफ द लैंड क्या है? वो सम टोटल ऑफ ऑल द लॉज व्हिच आर मेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं आपके? कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी लॉज, जुडिशियल डिसीजन, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड बाय लॉज। और इन सब
स्टैट्यूटरी लॉज, जुडिशियल डिसीजंस एंड बाय लॉज, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही होने चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से नहीं है तो इनकी एप्लीकेशन को उसी समय रोक दिया जाएगा। और ये जितने भी लॉज हैं, चाहे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, स्टैट्यूटरी लॉज हो, जुडिशियल डिसीजंस हो, एग्जीक्यूटिव रूल्स हो, बाय लॉज हो, ये सारे जितने भी आपके लॉ ऑफ द लैंड के जो पार्ट हैं, इनको लीगली बाइंडिंग रखा गया है हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर। हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इनको एक लीगल सैंक्शन प्रोवाइड किया गया है। मींस अगर कोई इनको वायलेट करता है तो उस आदमी को, उस पर्सन को पनिशमेंट फेस करना पड़ सकती है, बिकॉज इनकी लीगल सैंक्शन है, दे आर लीगली अप्लाइड थ्रू आउट द कंट्री। और आपको मैंने बताया कि अगर इन लॉस को आप नहीं मानोगे तो हमारी कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं चल पाएगी, पुलिस काम नहीं कर पाएगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। जब ये लोग काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी कंट्री के अंदर केओस फैलेगा, लॉलेसनेस जैसी सिचुएशन फैलेगी और पूरे देश में जंगल राज होगा। तो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, लॉ ऑफ द लैंड आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपसे वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपने नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ पॉलिटी के, और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपके और कई ज्यादा डाउट्स को क्लियर कर सकता है। गाइज थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।